नमस्कार, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग पढ़ेंगे साइंस के वन लाइन इफ़ेक्ट। क्या पढ़ेंगे? साइंस के वन लाइन इफ़ेक्ट। ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट रहेंगे साइंस से रिलेटेड, खास करके बायो से रिलेटेड बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट रहेंगे। देखिए ज़रा, पहला पॉइंट ये रहा आपके सामने। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर तथा सेंट्रियोल में से कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पतिक कोशिका में विभेदित करती हैं? राइबोसोम, एक बार क्वेश्चन बड़ा है, रिपीट कर रहा हूँ, देखना ज़रा। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर तथा सेंट्रियोल में से कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है? तो आपका जो आंसर है सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल जो होता है ये जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती हैं। किस में विभेदित करती हैं? सेंट्रियोल जो है विभेदित करती हैं। अगला देखिए जरा, अगला पॉइंट है आपका, कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो राइबोसोम की अनुपस्थिति में, राइबोसोम की क्या अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो आपका जो प्रश्न, आपका जो आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें राइबोसोम का जो कार्य संपादित नहीं होगा, मतलब अगर राइबोसोम आपका अनुपस्थित रहेगा तो आपका प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। अगला पॉइंट है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? अब पहले वाला जो पॉइंट था कि राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य मतलब राइबोसोम की जो अनुपस्थिति रहेगी तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। लेकिन आपका अगला ही पॉइंट आ गया कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो आपकी जो कोशिका है उसमें प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, IMP। अगला है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी जो आवरण होता है, कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक तो जंतु कोशिकाएं होती है और एक वनस्पति कोशिका होती है। तो आपका जो पादप कोशिका जो है उसका जो बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाती है। अगला पॉइंट है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती हैं। देखिए, बाहरी आवरण क्या कहलाती हैं? कोशिका भित्ति कहलाती हैं। तो आपकी जो कोशिका जो है उसको एक निश्चित आकार पर जो प्रदान करती है, एक निश्चित जो आवरण प्रदान करती हैं, वो क्या कहलाती है? वो भी कोशिका भित्ति कहलाती हैं। देखिए जरा, ऊपर वाले प्रश्न 2 प्रश्न और नीचे वाले 2 प्रश्न, दोनों लाइन वन लाइन इफेक्ट दोनों ही सेम हैं और दोनों ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं। सिर्फ प्रश्न का पूछने का तरीका जो है कि बदल गया है। देखिए जरा, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाकित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? कोशिकाओं में उपस्थित महीन, शाकित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाता है। अगला प्रश्न है, अगला, कोशिकीय जनन का सक्रिय स्थल कौन सा है? कोशिकीय जनन का सक्रिय स्थल, आपको पता होगा कि कोशिका का, इस प्रश्न में एक प्रश्न और है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाता है। कोशिका जनन का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका जनन का सक्रिय स्थल है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने इससे पहले आपको एक MCQ लगाए थे जिसमें आपने देखा होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज थी वो किसने की थी और नाम किसने दिया था। मैंने आपको MCQs पढ़ाए हैं। MCQs में इसका आंसर रहेगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं। अगला पॉइंट है, अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं?
अवर्णीय लवक जो हैं मुख्यतः किस में पाए जाते हैं? तो स्वाभाविक ही कोशिकाओं की जड़ों में ही अवर्णीय लवक पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? कोशिकाओं की जड़ों में। अगला है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग कौन प्रदान करता है? तो आकर्षण रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? आपका क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। ये जो वन लाइन इफेक्ट है ना, ये बहुत IMPA मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। ये साइंस के एमपीटेट के लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट इफेक्ट माने जाएंगे और हैं। अगली स्लाइड को मैं इसके ऊपर लाता हूँ जरा। अगली स्लाइड देखिए। पॉइंट नंबर 1, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? जो आपकी जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसे को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो पत्तियों में एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। अगला पॉइंट देखिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था लाइसोसोम MCQs में कि कोशिका को आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? तो आपका कहलाता है लाइसोसोम। किसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। और मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज किसने करी? तो आपको मैंने बताया था कि डी डूबे, डूब के मर गया, मतलब जो आत्महत्या की थैली जो कहलाती हैं उसकी जो लाइसोसोम है उसकी खोज किसने की? तो मैंने बताया था डी डूबे ने इसकी खोज की। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि जो डूब के मर जाएगा वो आत्महत्या करेगा, इसलिए इसकी खोज किसने करी? डी डूबे ने की। अगला है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाती हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में क्या होता है? जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है लाइसोसोम में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? लाइसोसोम में जो जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है इसके अंदर। अगला पॉइंट है, सेल या कोशिका में 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जो आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, आपकी जो सेल्स होती है उसमें 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ होता है आपका जल, जो कि जल ही क्या है? जीवन है, जिसको हम H2O के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? H2O के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अगला पॉइंट है, कोशिका या आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिका का आणविक जीव द्रव्य केंद्र आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला पॉइंट है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, इस प्रश्न को ध्यान से सुनना जरा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही काम करना बंद कर देता है तो आपका कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जो आपको जो ऊर्जा 38 ATP जो ऊर्जा मिलती है वो ऑक्सीशोषण के अंतर्गत मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि भोजन का ऑक्सीकरण नहीं कर पाएगा अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो। अगला पॉइंट देखिए, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस। मैं पहले से ही कह चुका हूँ कि कोशिका का पावर हाउस बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट, हर एक एग्ज़ाम में IMP हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस या कोई प्रोटीन फैक्ट्री, ये सब क्या कहलाती हैं? आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपका एक क्वेश्चन भी एग्ज़ाम से अलग नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। अगला पॉइंट देखिए, कौन सबसे बड़ा कोशिका अंग है? कौन सा सबसे बड़ा कोशिका अंग है? तो प्लास्टिड आपका सबसे बड़ा कोशिका अंग है। प्लास्टिड आपका सबसे बड़ा कोशिका अंग है। कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अगला पॉइंट है, कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER एवं राइबोसोम जो कि प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो एजिंग कहलाता है। एजिंग क्या कहलाता है? आपको ध्यान रखना, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है पढ़ते समय। जितने प्रश्न याद रह जाएं याद रख लेना, नहीं याद रहे वीडियो को एक बार और देखना, अच्छे से याद हो जाएगा। अगला पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है आपका, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में, मतलब जंतु कोशिका में नहीं रहता है, पादप कोशिका में तो रहता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं रहता है। तो आपका जो लवक जो होता है वो प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं रहता है। ये लवक जो होते हैं ये पादप कोशिका में उपस्थित रहते हैं। अगला पॉइंट है, लाइसोसोम्स क्या कार्य करते हैं? तो अंतःकोशिकीय पाचन करते हैं। अंतः जो कोशिकीय जो पाचन होता है वो लाइसोसोम्स के द्वारा ही किया जाता है। अंतःकोशिकीय पाचन जो होता है वो लाइसोसोम द्वारा ही किया जाता है। अगला पॉइंट है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल कैसी होती है? आपकी जो कोशिका भित्ति होती है या आपकी जो सेल वॉल होती हैं वो कैसी होती हैं? तो वो होती है आपकी पारगम्य। कैसी होती हैं? पारगम्य। जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य इस झिल्ली के आर पार आसानी से आ जा सकता है, पारगम्य कहलाता है। अगला पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया उंगली नुमा संरचना होती है। आपने अगर इसका अगर चित्र देखा होगा, इसका डायग्राम देखा होगा, तो उंगली नुमा संरचना इस प्रकार से रहती है। तो इसका जो भीतरी वलन जो रहता है वो कहलाती है आपकी क्रिस्टी कहलाती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या कहलाती है? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कोशिका अंग के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। लाइसोसोम नंबर 1, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया। हर एक एग्जाम में प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जीवाणु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपके जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। ये रहे आपके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत कुछ साकार हो रही है, मैं और बेस्ट देने का कोशिश करूँगा, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।